नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 पर हम कार्य कर रहे हैं। जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 2 पूरा डिस्कस किया जा चुका है यूट्यूब पर 20 वीडियो के माध्यम से, और उसी श्रृंखला में अब हम जीएस पेपर 1 को कवर कर रहे हैं। इसको भी 20 वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग पार्ट आप हमारी वेबसाइट नरेश आईएएस अकेडमी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 का बहुत बड़ा हिस्सा आप हमारी वेबसाइट से लेंगे और पूरे पेपर को संक्षिप्त रूप में अगर आपको समझना हो कि कैसे इसको तैयार करना है, कवर करना है, तो वो हम यूट्यूब पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस प्रोग्राम के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशन का भी आप पार्ट बन सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं। तो पहले हम हिस्ट्री का जो पोर्शन दिया गया है सिलेबस में उसको देख रहे हैं। तो आज का हमारा ये तीसरा टॉपिक रहेगा। इसमें मध्य 18वीं शताब्दी से घटनाएं। तो सिलेबस में लिखा हुआ है मध्य 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक की घटनाएं। तो ध्यान देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए यहां से उसके अकॉर्डिंग आपको इसको तैयार करना होगा। मध्य 18वीं सदी, अगर आप इस घटना को अच्छे से समझ रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से क्वेश्चंस को आप पकड़ जाएंगे। तो मध्य 18वीं सदी का अगर आपको अर्थ देखना हो तो हम इसको ट्रेस कर सकते हैं 1750 के बाद से जो भी इतिहास में घटनाएं आ रही हैं उनको मध्य 18वीं सदी से ट्रेस कर सकते हैं। कैसे कवर करना है इस पूरे टॉपिक को, देखिए 3 से 4 डायमेंशंस में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मध्य 18वीं शताब्दी की हम पॉलिटी की अगर बात करें, राजतंत्र, तो देन इसको हम कह सकते हैं विखंडित राजतंत्र, फ्रैगमेंटेड पॉलिटी। विखंडित राजतंत्र का ये समय है मध्य 18वीं शताब्दी का भारतीय इतिहास। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि ये विखंडित राजतंत्र था या फिर नहीं, डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट इसका देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्य 18वीं शताब्दी में अगर विखंडित राजतंत्र हमने सिद्ध कर दिया तब निश्चित रूप से भारत पर विदेशी आक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जब किसी भी देश का शासन कमजोर होता है तो वहां पर विदेशी आक्रमण संभावित बन जाते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ हासिल की मध्य 18वीं शताब्दी से, और एक व्यापार करने वाली कंपनी देखते ही देखते एक पॉलिटिकल पावर बन जाती है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे भारत पर कुछ आर्थिक प्रभाव इस चरण में क्या होते हैं, कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को हम एनालाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें कवर हो ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। कुछ घटनाओं को समझाने के लिए मैप की भी आवश्यकता होगी, तो देन हम इंडिया का एक मैप भी ड्रॉ करेंगे और इंडिया के मैप के थ्रू कुछ घटनाओं को ज़्यादा रियलिस्टिक फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, पूरे टॉपिक को इस तरीके से आप एनालाइज कर लेंगे। इसका एक सांस्कृतिक पक्ष भी है, उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो मैं अपने वेबसाइट वाले जो वीडियो उनमें आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ से आपको एक अप्रोच मिल जाएगा कि इस टॉपिक को हमें कवर कैसे करना है। मध्य 18वीं शताब्दी यानी 1750 के बाद, 1750 के बाद 1760, 1770, ये पूरा ऑनवर्ड्स ऐसे जाएगा। विखंडित राजतंत्र, फ्रैगमेंटेड या डिसइंटीग्रेटेड पॉलिटी का समय है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ये बात काफी ठीक है, वी शुड एग्री, हमें इसके साथ सहमत होना चाहिए, क्योंकि मध्य 18वीं शताब्दी तक आते आते
मुगल साम्राज्य लगभग पतन की स्थिति में आ गया है। मुगल सम्राट औरंगजेब की डेथ हुई 1707 ईस्वी में और उसके तुरंत बाद उत्तर मुगल शासन का आरंभ होता है, जो अपने इंपीरियर मुगल से काफी अलग थे। तो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, यानी मुगल साम्राज्य की भौगोलिक सीमाएं काफी संकीर्ण हो जाती हैं और जो कभी मुगल साम्राज्य के अधीन राज्य क्षेत्र थे, उनके सूबा प्रांत थे, वे मुगल साम्राज्य से अलग होकर के अब स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं। तो एक तो मुगल साम्राज्य का पूरे भारत पर शासन नहीं रहा, उसके स्थान पर हमें कई अन्य छोटे छोटे राज्य इस समय दिखाई देते हैं। दूसरा, इस समय बंगाल एक नया प्रांत बनकर के उभरता है, बंगाल के साथ अवध एक नया प्रांत बन जाता है और देन मराठा साम्राज्य में इस समय जबरदस्त बदलाव आता है। बंगाल कैसे एक नया प्रांत बना? 1720 के बाद बंगाल में नवाबशिप स्थापित हो जाती है और बंगाल के नवाब ने मुगल साम्राज्य के साथ अपने संबंधों का विच्छेद किया, जबकि बंगाल लंबे समय तक मुगल साम्राज्य का सबसे प्रमुख प्रांतीय सूबा था, जहां से सबसे अधिक राजस्व मुगल साम्राज्य को मिलता था। लेकिन बंगाल स्वतंत्र हो गया और मुर्शीद कुली खां पहले नवाब थे, उन्होंने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बना करके मुगल साम्राज्य के साथ अपने संबंधों को उन्होंने लिमिट किया। तो देन मुगल साम्राज्य का जो हिस्सा था बंगाल वो अलग हो गया। अवध का नवाब सादत अली खान, तो सादत अली खान ने 1720 के आसपास ही लगभग अवध में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और यह भी मुगलों के अधीन आता था और फैजाबाद को राजधानी बनाया और बाद में अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ बनती है। मराठा साम्राज्य, इस समय मराठा साम्राज्य में क्या बदलाव आता है? 1750 के आसपास इस समय तक मराठा छत्रपति ने, यानी मराठा छत्रपति जो साहूजी महाराज थे, उन्होंने पेशवा के साथ एक संधि समझौता किया और उस समझौते के द्वारा छत्रपति की शक्तियां उन्होंने पेशवा को समर्पित कर दी और इसका परिणाम यह हुआ कि पेशवा प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक मामलों में सर्वे सर्वा बन गया और यहां से पेशवाओं की सर्वोच्चता का कार्यकाल आरंभ होता है। और पेशवाओं ने जिस तरीके से इस समय भारत में अपनी भूमिका निभाई, उससे उनके संबंध भारत की शक्तियों के साथ ज्यादा प्रतिकूल बने और वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनके शत्रुतापूर्ण संबंध बन जाते हैं। इसी प्रकार अगर दक्षिण भारत में देखें तो मैसूर एक नया राज्य इस समय उभरता है। तो मैसूर विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर बना, जहां पर वोडियार वंश ने शासन आरंभ किया था 14वीं शताब्दी के लास्ट से। लेकिन 1761 के आसपास हैदर अली ने मैसूर की राजसत्ता को हथिया लिया और फिर अपने आप को मैसूर का सुल्तान उन्होंने घोषित कर दिया और हैदर अली के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर पर शासन करता है। इसी प्रकार अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद, यानी 1760, 1770, 1780 के बाद पंजाब में सिख साम्राज्य का उदय होता है महाराजा रणजीत सिंह के अधीन और रणजीत सिंह एक इंपॉर्टेंट पावर बन जाते हैं पंजाब, कश्मीर और लाहौर वाले क्षेत्र में। तो हमारा जो सवाल था, क्या 18वीं शताब्दी का जो मध्य भारत है वह विखंडित राजतंत्र से ग्रसित था? तो आपको बिल्कुल एग्री करना है, ऐसा था, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि भारत में कोई एक राजनीतिक सत्ता नहीं है, एक से ज्यादा शक्ति के केंद्र इस समय बने हुए थे। इसी प्रकार मैसूर का जो पड़ोसी राज्य था निजाम, इसने भी अपने आप को स्वतंत्र किया और यह भी कभी मुगलों के अधीन रहता था, तो हैदराबाद में निजाम से भी स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो विद एविडेंस आप इसको प्रूव कर देंगे कि किस तरीके से विखंडित राजतंत्र यहां पर बना हुआ था। दूसरा, जिस समय भारत में एक से अधिक राजनीतिक सत्ता के केंद्र थे, इस समय भारत पर विदेशी आक्रमण की फिर से संभावना बनती है, क्योंकि जब जब भारत में राजनीतिक विखंडनीकरण का समय आया है, जब जब भारत आंतरिक दृष्टि से कमजोर हुआ है, आंतरिक शक्तियों में शत्रुतापूर्ण संबंध बने, तभी भारत पर किसी विदेशी सत्ता ने शासन किया और लंबे समय तक भारत को प्रभावित किया था। इस समय ईरान और अफगानिस्तान की भूमि पर दुर्रानी साम्राज्य का जन्म हुआ। नादिर शाह जो उत्तर मुगल काल में 1739 में भारत पर आक्रमण कर चुके थे, नादिर शाह के बाद अब अहमद शाह अब्दाली उनका उत्तराधिकारी बना और अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का खतरा जिस तरीके से बढ़ा, मराठों ने उसको काउंटर करने के लिए यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो मराठों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन मराठों की इस भूमिका को भारतीय संदर्भों में देखा जाना चाहिए, क्योंकि मराठों ने जिस तरीके से 18वीं शताब्दी के मध्य से भारत की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता बनने का जो स्वप्न देखा था, उसमें कुछ बुनियादी समस्याएं बनी हुई थी। और वह बुनियादी समस्या ये थी कि भारत की सभी आंतरिक शक्तियों के साथ उनके संबंध शत्रुतापूर्ण थे, और यदि शत्रुतापूर्ण संबंध थे तो उनको पराजित क्यों नहीं किया गया। बिना पराजित किए, बिना उन पर अपनी सत्ता स्थापित किए, मराठों ने अहमद शाह अब्दाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया, और इसका परिणाम पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में हुआ 1761 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। तो मराठों की वह संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई। क्या मराठे भारत की अगली राजनीतिक सत्ता बनेंगे, वो मुगलों को प्रतिस्थापित कर देंगे? इस युद्ध का दूरगामी परिणाम यह होता है, यानी मराठों को साइडलाइन कर दिया पानीपत के तीसरे युद्ध ने, और उसके स्थान पर अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने के लिए एक मार्ग खोल दिया। इसलिए पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम काफी दूरगामी रहे। भारत की राजनीतिक शक्तियों को सत्ता से दूर कर दिया और एक विदेशी शासन के लिए शासन संबंधी द्वार इस समय खोल दिए थे। इस संदर्भ में आप पानीपत के तीसरे युद्ध को पढ़ेंगे। फिर आपको यह पढ़ना है कि भाई पानीपत के युद्ध हुए ही क्यों। यानी आप देखेंगे पानीपत का पहला युद्ध हुआ, फिर दूसरा युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ। तो पानीपत के जितने भी युद्ध हैं ये सब इतिहास में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और उसका कारण ये है कि पानीपत की जो पोजीशन है, यानी पानीपत और सोनीपत वर्तमान में ये हरियाणा के दो जिले हैं, लेकिन उस समय ये जिले नहीं थे, पंजाब प्रांत के अंतर्गत इनको रखा जाता था। तो पानीपत में इतनी महत्वपूर्ण लड़ाइयां क्यों हुई, जिन्होंने भारत में साम्राज्य को प्रभावित किया, नए साम्राज्यों की स्थापना की और पुराने साम्राज्यों का अंत किया। यह बात सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें बाबर ने दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, यानी सल्तनत का अंत हुआ, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसलिए पानीपत के युद्धों का महत्व बढ़ जाता है। तो क्यों पानीपत में ही ये सारे युद्ध होते हैं, उसका एक प्रमुख कारण ये था कि पानीपत का जो मैदान है यह दिल्ली के बहुत करीब था, और दिल्ली लंबे समय तक भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा। तो दिल्ली पर शासन करने के लिए पानीपत को एक संक्रमणकालीन अवस्था के रूप में देखा जाता था कि अगर आप पानीपत के मैदान तक पहुंच चुके हैं तो पानीपत के बाद अब अगला स्टेप हमारा दिल्ली ही है। इसलिए पानीपत के मैदानों को दिल्ली पर शासन करने से पहले एक निर्णायक मोड़ के रूप में, एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा गया है, और यही कारण है कि जो भी विदेशी शक्ति थी उसने पानीपत को यहां पर सेलेक्ट किया है सीधे तौर पर दिल्ली पहुंचने की बजाय। दूसरा कारण यह था कि पानीपत की स्थिति उत्तर पश्चिमी सीमा के बहुत नजदीक है, यानी अगर आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री के बहुत ज्यादा समीप था पानीपत का मैदान, और पानीपत के मैदान ने उत्तर पश्चिमी सीमा और दिल्ली के बीच में एक बफर जोन का भी कार्य किया। दिल्ली के शासकों ने प्रयास किया कि पानीपत पर उनका प्रभुत्व बना रहे, और विदेशी शक्तियों ने जब इस प्रभुत्व को चुनौती दी तो देन ऐसी स्थिति में पानीपत का मैदान फिर से महत्वपूर्ण बन जाता है। और तीसरा कारण बता सकते हैं कि पानीपत एक ऐसी उपजाऊ भूमि थी, घने जंगल थे, जहां पर पीने का पानी उपलब्ध था, नदियों का प्रवाह क्षेत्र था। तो सेना को लड़ने के लिए मैदानी भाग चाहिए, लंबे समय तक स्टे करने के लिए संसाधन चाहिए, पानी और भोजन बुनियादी आवश्यकताएं, वो पानीपत का मैदान इनको उपलब्ध कराता था। इसलिए लंबे समय तक लड़ाइयां पानीपत के मैदान में लड़ी जा सकती थी। तो यही कारण है कि पानीपत के मैदानों को ज्यादातर विदेशी ताकतों ने यहां पर टारगेट किया था। तीसरा एस्पेक्ट आपको देखना है कि 18वीं शताब्दी के मध्य को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक विदेशी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटेन से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब राजनीतिक सत्ता बनने की ओर अग्रसर होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यतः एक आर्थिक और व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन व्यापार के माध्यम से उसने भारत के मुगल सम्राट और अन्य क्षेत्रीय राज्यों से ऐसे अधिकार प्राप्त किए जिसके माध्यम से वे अपने व्यापारिक केंद्रों में किले बना सकते थे, पूरी व्यापारिक कोठी को किले में तब्दील कर सकते थे, उसके भीतर वो तोप, गोला बारूद, आर्मी को मैनेज कर सकते थे, इवन सिक्के डाल सकते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक सत्ता बनने से पहले ही वो पूरा बैकग्राउंड डेवलप हो चुका था, उसको वो वातावरण मिल चुका था, और अब राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना उसके लिए मात्र एक समय का विलंब मात्र था।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार भारत की राजनीतिक शक्तियों को पराजित किया? जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत में बहुत कम सैनिक थे, उनके पास आर्मी के कमांडर और लीडिंग पर्सनैलिटी काफी कम थे, जबकि भारत की राजनीतिक शक्तियां संख्या बल में बहुत ज्यादा थी, संसाधन हमारे पास ज्यादा थे, फिर भी हम पराजित हो गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से एक व्यापारिक कंपनी से भारत की राजनीतिक शक्ति बनती है, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है? तो कम से कम 2 से 3 कारणों को आपको समझना चाहिए, और भी कारण हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे पहला राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का अर्थ यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दृष्टिकोण को प्रसारवादी बनाया, यानी साम्राज्यवादी भावना ईस्ट इंडिया कंपनी में डेवलप हो जाती है और ये आर्थिक लाभ से प्रेरित थी, क्योंकि भारत में जितने स्थानों पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, उन सभी से जितना लाभ प्राप्त हो रहा था, उस लाभ को दीर्घ काल तक बनाए रखने के लिए आवश्यकता कि या तो भारत की राजनीतिक शक्तियों के साथ हेल्दी रिलेशन बनाए जाएं, या फिर भारत में खुद ही राजनीतिक सत्ता बना जाए। लेकिन भारत की विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों को मेंटेन करने में काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अन्य यूरोपीय कंपनियां जैसे फ्रेंच कंपनी, पुर्तगाली कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संबंधों को टेंसफुल बनाती थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया, जिससे अपने आर्थिक साम्राज्य को बना करके रखा जाए। दूसरा राजनीतिक दृष्टिकोण आप भारतीयों के संदर्भ में समझिए, यानी इस समय भारत में राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न छोटे छोटे राज्य हैं, कोई एक संपूर्ण चक्रवर्ती या साम्राज्यवादी शक्ति भारत पर शासन नहीं कर रही है, और इन सभी राजनीतिक शक्तियों के संबंध आपस में शत्रुतापूर्ण थे। तीसरा कारण आपको देखना चाहिए आर्थिक, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक जो ताकत है वो इतनी अधिक बढ़ चुकी थी मध्य 18वीं शताब्दी तक आते आते कि कंपनी अब अपने आर्थिक संसाधनों के आधार पर आधुनिक सेना गठित कर सकती थी, गोला बारूद, आधुनिक हथियार खरीद सकती थी और भारत के राजनीतिक मामलों में दखल दे सकती थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य 18वीं शताब्दी के तुरंत पश्चात भारत के राजनीतिक मामलों में दखल देना आरंभ किया, और इसकी शुरुआत होती है बंगाल प्रांत से, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकारों को रोकने का प्रयास किया, दस्तक के प्रयोग को रोक दिया, और जब कंपनी ने इसको रिटेलिएट किया, जब इसका विरोध किया, तो इसका रिजल्ट होता है अलीनगर की संधि के रूप में। इससे पहले सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इस घटना के बाद उसी नवाब सिराजुद्दौला को झुकना पड़ा, अलीनगर की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को उसको स्वीकार करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत इस समय तक कितनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला झुक जाता है। लेकिन कंपनी यही नहीं रुकी, इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को अब पराजित करने, उसे रिप्लेस करने का मन बना लिया, क्योंकि बंगाल में अपने व्यापारिक हितों को बनाए रखने के लिए अपनी पसंद का नवाब आवश्यक था। इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ कि बंगाल में 2 युद्ध हुए। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, और प्लासी का युद्ध एक राजनीतिक षड्यंत्र था, पूरी तरह से सेनाओं के बीच में लड़ाया गया युद्ध नहीं था। तो देन अगला कारण आपको ये जोड़ना है कि कंपनी सफल क्यों हुई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक दृष्टिकोण जितना क्लियर था, कूटनीतिक क्षेत्र में भी वो उतने ही ज्यादा अग्रगामी थे। यानी उन्होंने प्लासी के युद्ध को जीतने के लिए कूटनीति का सहारा लिया, डिप्लोमेसी का। नवाब सिराजुद्दौला के जितने भी सहयोगी थे, चाहे उसका वो वित्त मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, जितने भी उसके सलाहकार थे, बड़े अधिकारी थे, उन सबको अपने पक्ष में कर लिया, और नवाब सिराजुद्दौला को इस बात का पता भी नहीं लगा, और प्लासी के युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। तो कूटनीतिक क्षेत्र में कंपनी का दृष्टिकोण भारत में उनकी सफलता में एक बड़ा सहायक कारण बना। और बक्सर के युद्ध में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ शामिल अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और भारत के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों के इस गठजोड़ को पराजित किया, और पराजित करने के बाद बंगाल में कंपनी ने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता प्राप्त की। यानी भारत पर शासन करने का जो आधार था, या भारत पर शासन करने की जो चाबी थी, उनको बंगाल प्रांत में मिली, जिसको फ्रेंच कंपनी दक्षिण भारत में ढूंढ रही थी। तो यहां बंगाल प्रांत से संसाधनों को प्राप्त करने के बाद कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। मध्य 18वीं शताब्दी को आप आर्थिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं,
यानी बंगाल में जैसे ही अपनी पसंद का नवाब सिराजुद्दौला के स्थान पर कंपनी ने मीर जाफर को बनाया, उसके बाद फिर मीर कासिम, फिर अगेन मीर जाफर को रिपीट किया, तो इसके माध्यम से बंगाल में उनको बहुत सारे संसाधन मिले और रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन आरंभ किया बंगाल में, डायरकी रूल, और द्वैध शासन के माध्यम से बंगाल में राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी ने अपने पास रख लिया, कानून व्यवस्था निजामत को मेंटेन करने का अधिकार नवाब को दे दिया। तो बंगाल में अधिकतम राजस्व वसूली को टारगेट किया कंपनी ने, और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि अचानक से हम देखते हैं कि मध्य 18वीं शताब्दी से भारत में अकाल बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। अकाल भारत में पहले भी होते थे, पहले भी अकाल पड़ते थे, लेकिन मध्य 18वीं शताब्दी के बाद से अचानक से क्या बदलाव आया, दो मुख्य चेंज। अब अकाल मानव निर्मित यानी कृत्रिम हुआ, आर्टिफिशियल। पहले अकाल ज्योग्राफिकल फैक्टर से, क्लाइमेटिक नेचुरल फैक्टर से आते थे, लंबे समय तक बारिश का ना होना अकाल का संकेत होता था। लेकिन इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब राजस्व संसाधनों को पूरी तरह से बंगाल प्रांत से सोख लिया और बंगाल में विकासात्मक कार्यों के लिए कोई पैसा नहीं दिया, तो निश्चित रूप से यहां पर अकाल की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा इसका स्वरूप था बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बदलाव, यानी भारत में पहले अकाल 10, 12, 15, 20 साल के बाद आते थे, लेकिन अब अकाल कभी भी आ सकता था, उसकी बारंबारता को कंपनी ने बढ़ा दिया। अगर कुछ 10% बरसात भी कम होती है तो 90% बारिश हुई, 10% कम रही, लेकिन बंगाल के संसाधनों को कंपनी ने अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। बंगाल के विकास के लिए जब कुछ किया ही नहीं, तो थोड़ा सा भी अगर स्कैर्सिटी, संसाधनों की कमी होती है, तो बंगाल की जनता को अकाल के मुंह में जाना पड़ता था। तो इस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, ये पूरा क्षेत्र शामिल था। तो बंगाल का प्रांत उस समय पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रांत माना जाता था। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से अचानक से अकाल को लेकर के इतिहासकारों, विद्वानों में चिंता बढ़ जाती है कि बंगाल प्रांत अकाल की चपेट में आ गया। उसके ये मुख्य कारण थे। दक्षिण भारत में भी इस समय कुछ अकाल को देखा जाता है। दक्षिण भारत में इन अकालों का कारण था मराठा, मैसूर और निजाम के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध। इन तीनों क्षेत्रीय ताकतों ने आपस में लड़ने में अपना समय व्यतीत किया और संसाधनों को नष्ट किया। यानी जब सेना युद्ध करती हैं तो उसमें कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, संसाधन बर्बाद होते हैं और फिर आम आदमी बहुत जल्दी अकाल की चपेट में आ जाता है। इस तरीके से आपको इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, थैंक यू।